किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर स्थिर रखना है तो अर्थव्यवस्था की आय स्तर को संतुलित रखना अनिवार्य है। अब आय के दो भाग होते हैं। आय का एक भाग जो उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है और आय का दूसरा ही भाग बचत पर खर्च होता है। तो जब केन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि हमेशा अर्थव्यवस्था में जो कुल मांग है उसके कुल उपभोग व्यय से बनता है और आय का ही वो भाग होता है जिससे लोग उपभोग पर खर्च करते हैं। उसके बाद कुछ हिस्सा बचाते भी हैं जिसको बचत कहते हैं। तो उपभोग और बचत का आय के साथ सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती चली जाती है, हमारा उपभोग पर किया जाने वाला व्यय यानी कि उपभोग व्यय और हमारे द्वारा किया जाने वाला बचत यानी कि सेविंग, वो दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। तो आय और उपभोग और बचत के बीच में जो संबंध होता है ना, उसी को उपभोग फलन और बचत फलन के नाम से जानते हैं। जहाँ के इसके अलग अलग कुछ अंगों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी और एमपीसी, इसके अलावा एपीएस और एमपीएस यानी कि औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। इन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आखिर कितना भाग हम अपने आय का खर्च कर देते हैं। एक अर्थव्यवस्था में लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति कितनी है, क्योंकि उसी हिसाब से सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है। लोग क्योंकि बचत करने की प्रवृत्ति कितनी है, क्योंकि बचत जब होगा तो एक समय के बाद वही निवेश के रूप में वापस अर्थव्यवस्था में आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? उपभोग फलन से, क्योंकि उपभोग फलन और बचत फलन, उपभोग यानी कि कंजप्शन जिसको सी के थ्रू लिखते हैं और बचत यानी कि सेविंग जिसको एस से, इन दोनों का ही टोटल क्या होता है? वाई। वाई का मतलब क्या होता है? आय। आय का होता है, ठीक है। तो उपभोग फलन और बचत फलन क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझो कि उपभोग क्या है। व्हाट इज कंजप्शन? व्हाट इज़ कंजप्शन, जिसको कैपिटल सी के रूप में हम लिखते हैं नॉर्मली। तो इसके बारे में जब समझेंगे तो उपभोग का मतलब होता है आय का वह भाग जो हम अपनी आवश्यकताओं के ऊपर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं। तो व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला खर्च, चाहे वो आवश्यकता किसी भी प्रकार, वो उत्पादन के लिए खर्च करता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है, किसी भी प्रकार से अगर वो खर्च कर रहा है तो व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले खर्च को ही उपभोग कहते हैं। अब इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति की आय किए गए व्ययों का योग किया जाता है। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे कुल उपभोग के नाम से जाना जाता है। और आय का ही दो भाग होता है, एक उपभोग और उपभोग करने के बाद जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत। तो उपभोग पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है उपभोग फलन के बारे में, दैट इज कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन क्या है? जैसे कि मैंने कहा, हमें पता है कि उपभोग आय पर निर्भर है, लेकिन अगर हमारी आय यानी कि इनकम कभी जीरो होता है ही है, क्योंकि जीरो इनका आय हमेशा जीरो से होती है, उस टाइम भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, क्योंकि उपभोग कभी जीरो नहीं हो सकता। आप बिना उपभोग करके नहीं रह सकते। मतलब एक व्यक्ति, एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही खर्च शुरू हो जाता है, लेकिन वो आय नहीं करता है, लेकिन फिर भी खर्च, क्योंकि जीवन को जीने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए खर्च का होना जरूरी है, चाहे आय हो या ना हो। तो जीरो इनकम पर जो कुछ भी खर्च करता है उसको बोलते हैं हम स्वायत्त उपभोग। क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको कैपिटल सी बार के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आगे बढ़ते हैं। हम आए थे उपभोग फलन की। तो उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच के संबंध को बताता है कि आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय होता है। तो सिंपली हम बात सकते हैं कि उपभोग आय का फलन है कि अगर आय में वृद्धि हुई तो हमारा उपभोग भी बढ़ता चला जाएगा, आय में कमी हुई तो हमारा उपभोग भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से उपभोग फलन को एक छोटे से इक्वेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। फिलहाल इस इक्वेशन को बाद में हम डिटेल से और भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर C इक्वल टू होता है C बार प्लस B वाई। ये जो C बार है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि आपकी इनकम हो या ना हो तब भी आप कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, तो ये हमारा स्वायत्त उपभोग यानी कि जो आय से प्रभावित नहीं होता है।
और ये है आपका क्या सर, इसको हम बोलते हैं बी, यानी कि ये होता है हमारा एमपीसी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और वाई का मतलब होता है आय। ठीक है, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उपभोग, जो आय पर निर्भर होता है, ऐसा उपभोग जो आय से प्रेरित होता है। आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, तो ये हमारा स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग का टोटल ही होता है उपभोग। समझ में आ गया? उपभोग फलन सिंपल, आप उतना डिटेल में मत जाओ, आपको इतना ध्यान रखो, आय का एक ऐसा भाग जो व्यय पर खर्च होता है, उपभोग पर खर्च होता है, उसे हम उपभोग कहते हैं, और इन दोनों के बीच के संबंध को बताने वाले को उपभोग फलन की बात करते हैं। उपभोग फलन से बात आती है उपभोग प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत, मतलब एक ऐसा आदत जो चलता रहता है कंटिन्यू। तो अर्थव्यवस्था में प्रवृत्ति कितनी है? अर्थव्यवस्था की उपभोग करने की प्रवृत्ति। जैसा नहीं होते हैं, अरे ये व्यक्ति तो बहुत खर्चीला है, अरे अनाप शनाप पे खर्च करता रहता है, तो वो उसकी प्रवृत्ति है। अरे इसकी प्रवृत्ति तो बहुत पैसे बचाने की, कंजूस है, मतलब वो बचत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भी प्रवृत्ति को जानना जरूरी है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेंसिटी। तो जब हम उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं, ये आय और उपभोग के बीच के आनुपातिक संबंध को बताता है, जो बताता है कि आय का कितना प्रतिशत उपभोग पर व्यय हो जाता है। मतलब उपभोग प्रवृत्ति यहाँ पर सिंपली उपभोग और आय के बीच के आनुपातिक संबंध को बताता है। और जब अनुपात निकाला जाता है, ये दो प्रकार से होता है, एक होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है APC। जबकि वहीं पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको MPC। शॉर्टकट याद रखिएगा तो फार्मूले में आपको ये काम देगा। इन दोनों को हमें डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझना है। समझना सबसे पहले है औसत उपभोग प्रवृत्ति का। औसत जो कि कुल से निकल के आता है, कुल को संख्या से भाग करने पर ही औसत आता है बाबूजी, पता तो है ना। तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या बताता है? ये संबंध बताता है कि कुल आय का से कुल कितना व्यय हुआ है। मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय और कुल व्यय यानी कि कुल उपभोग के बीच का संबंध बताता है। अगर आपकी इनकम 500 रुपये है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में से आप 400 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 500 और 400 का अनुपात ही औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। लिखा भी है कि कुल उपभोग का कुल आय के साथ जो अनुपात होता है, उस अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, जिसको प्रोफेसर पीटरसन ने भी एक्सप्लेन किया। पीटरसन ने क्या कहा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर, एक निश्चित आय स्तर पर उपभोग और आय के अनुपात पर, कि आय अगर 1000 रुपये है तो हमारा उपभोग कितना होगा, मान लो 800 है। अगर आय हमारा 1200 है तो उपभोग कितना है, 900 है। इसका मतलब एक निश्चित आय स्तर पर उस आय और उपभोग के बीच का संबंध। तो इसको हम बात कर सकते हैं कि उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है उपभोग की मात्रा, कि कितना आपने उपभोग किया बट्टे आपका कितना आय है। तो शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है APC बराबर उपभोग बट्टे आय। ये C का मतलब होता है उपभोग, और Y का मतलब आपको पता ही चल गया कि Y का मतलब होता है आपका आय। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। जैसे एक देश की कुल आय 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ है। लिख देता हूँ यहाँ पर कि इनकम एक देश की है कितना, 100 करोड़, और उपभोग जो है 80 करोड़ है। यानी कि उपभोग C, आय का 100 करोड़ होने पर व्यक्ति खर्च कर देते हैं 80 करोड़ अर्थव्यवस्था में। तो आपसे पूछा गया है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी, तो यहाँ पर APC बराबर होता है C बट्टे Y, यानी उपभोग बट्टे आय। तो उपभोग हमने किया 80 करोड़ और आय था हमारा 100, तो उसको भाग करेंगे, आएगा 0.8, यानी कि हम अपनी आय का 80% खर्च करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में खर्च 80% हो जाता है। तो बचत कितना हुआ बाबू मोशाई? दैट इज़ 20%, यानी कि 0.2। तो ये तो था हमारा। लेकिन हमें पता है कि आय हमेशा एक जैसी नहीं होती है, आय में परिवर्तन होता है। तो आय में अगर परिवर्तन हुआ तो उपभोग में भी परिवर्तन हुआ। पहले हम 1000 रुपये कमाते थे,
800 खर्च कर दिया। अब हमारा प्रमोशन हुआ, अब हमारी इनकम 1000 से बढ़ के हो गई 1500, तो क्या करेंगे, हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो आय में वृद्धि हुई तो उपभोग में वृद्धि हुई, तो यहाँ पर दोनों में जो परिवर्तन हुआ, दोनों के परिवर्तन का भी अनुपात निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताता है कि आय में होने वाले परिवर्तन से आपके उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके बीच का अनुपात। ठीक है, दैट इज सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हमारा अभिप्राय आय में परिवर्तन, और आय में परिवर्तन को शॉर्टकट में लिखता है डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और उससे उपभोग कितना व्यय हुआ है यानी कि डेल्टा सी। तो सिंपली आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सिंपली फार्मूला होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, यानी कि उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यदि आय 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो जाए, आय 20 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़, मतलब ये इनकम है, इनकम पहले 20 करोड़ था, अब 20 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया हमारा 40 करोड़, 20 से बढ़ के हो गया 40 करोड़, तो इनकम में कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टा वाई यानी कि 20 करोड़, 20 करोड़ का परिवर्तन हुआ। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं उपभोग में, उपभोग 15 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 करोड़। क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है कि अगर आय 20 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ होता है, तो उससे उपभोग 15 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 30। तो उपभोग यहाँ पर लिखते हैं हम कि उपभोग हमारा था पहले 15 करोड़, अब बढ़ के कितना हो गया 30 करोड़। तो बताओ कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी कितना होगा, और एमपीसी निकालने के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करते हैं। तो आय में परिवर्तन हुआ 20 करोड़, तो बताओ भैया कि उपभोग में परिवर्तन कितना हो गया 15 करोड़। तो उपभोग में परिवर्तन है 15 करोड़ का, ठीक है, और आय में परिवर्तन है 20 करोड़ का। तो यहाँ पर हो गया 20 से 15 को भाग कर देंगे, 0 कितना आ गया 75। इसका मतलब होता है हम अपने बढ़े हुए आय का 0.75 यानी कि 75% खर्च कर देते हैं। समझ में आ गया है? यहाँ पर आय एक और एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था की इनकम पहले थी 1000, अब इनकम बढ़ के हो गई हमारी कितनी 1500। हमारे इनकम पहले थी 1000, अब इनकम बढ़ के होगी 1500, यानी कि डायरेक्टली हमारी इनकम कितनी बढ़ गई 500 करोड़। ठीक है, अब जब पहले हमारी इनकम 1000 थी तो हम खर्च करते थे उसका कितना 800, अब इनकम बढ़ के 1500 हो गई तो हम खर्च करने लगे कितना 1200। तो हमारे खर्चे कितने बढ़ गए 400। कितने बढ़ गए 400, जिसको बोलते हैं उपभोग में परिवर्तन। तो यहाँ पर सिंपली हमें निकालना है एमपीसी, उपभोग में परिवर्तन बट्टे आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन हुआ 400, आय में परिवर्तन हुआ तो 500, 0 से 0 कट गया, 5 से 4 से भाग कर देंगे 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन के बीच का अनुपात निकालते हैं। तो ये तो था हमारा उपभोग, लेकिन हमें पता है कि आय का एक भाग उपभोग के बाद बच जाता है, तो वह भाग जो बच जाता है ना उसको हम बोलते हैं बचत। क्या बोलते हैं? बचत। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनकम 1000 है, हम उसमें से 800 खर्च कर देते हैं तो बचे 200, यही 200 को हम क्या बोलेंगे अपना बचत यानी कि सेविंग, कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है आय माइनस उपभोग और यही होता हमारा सेविंग। और जब हमारा आय पर उपभोग निर्भर करता है तो जाहिर सी बात है आय पर बचत भी निर्भर करेगा। तो आय और बचत के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन के नाम से जानते हैं, जो कि S = F/Y होता है, यानी कि आय का फलन होता है
सॉरी बचत जो है आय का फलन होता है, मतलब बचत पूरी तरीके से आय पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम बात करेंगे फार्मूले की कि यहाँ पर डेल्टा सी बार, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी कुछ खर्च होता है, उस समय हमारा जो बचत होता है वो माइनस में चला जाता है, और ये माइनस बी बाई ये होता है हमारा एम पी एस, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाई का मतलब होता है आय। तो नॉर्मली हमें पता चल गया। आगे हम क्या पता करेंगे, प्रवृत्ति के बारे में। अगर उपभोग प्रवृत्ति होता है तो बचत की भी प्रवृत्ति होती है, और बचत प्रवृत्ति बताता है कि आय और बचत के बीच का आनुपातिक संबंध क्या है। यहाँ पर जब आनुपातिक संबंध की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको बोलते हैं एपीएस, और दूसरा होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एमपीएस। एपीएस और एमपीएस, इन दोनों को समझो। जब हम इन दोनों की बात करते हैं, पहला है औसत बचत प्रवृत्ति। कुल आय और कुल बचत के बीच के आनुपातिक संबंध को, यानी कि कुल आय का कितना भाग हम बचत कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के संबंध को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। और औसत बचत प्रवृत्ति निकालने के लिए कुल बचत को कुल आय से भाग कर दिया जाता है, जहाँ पर सिंपल फार्मूला होता है हमारा S बटे Y। S का मतलब होता है बचत। जैसे उदाहरण, किसी अर्थव्यवस्था की आय 100 करोड़ है और 100 करोड़ आय होने पर उस अर्थव्यवस्था की बचत 30 है, 30 करोड़ है, यानी कि जाहिर सी बात है बाकी हमारा खर्च हो गया। तो हमसे पूछा गया है औसत बचत प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन होता है ना, जो गिवन होता है सबसे पहले वो लिखो। ये हमारा 100 करोड़ और बचत है हमारे पास कितना, 30 करोड़। जब ये दे रखा है तो हमसे पूछा गया है कि बचत प्रवृत्ति कितनी होगी। औसत APC बराबर होता है S बटे बाई। S है हमारे पास 30 और बाई है हमारे पास 100, तो ये हो गया 0.3, यानी कि अर्थव्यवस्था का 30% बचत में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्योंकि आय में परिवर्तन हो रहा है, तो आय में परिवर्तन होने से हमारा उपभोग भी बढ़ रहा है या परिवर्तित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बचत में भी परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की जब बात करेंगे, परिवर्तन यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति। क्या होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति? बचत में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अगर आय में परिवर्तन हो रहा है, आय पहले जितना था उससे परिवर्तित होकर दूसरा हो गया, तो जाहिर सी बात है हमारे बचत में भी परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन निकालने के लिए बचत में होने वाले परिवर्तन यानी कि बचत में परिवर्तन, उसको भाग कर देंगे किससे, आय में होने वाले परिवर्तन से। दैट इज डेल्टा S बचत में परिवर्तन को दर्शाता है और डेल्टा Y आय में परिवर्तन को दर्शाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर यदि उपभोग व्यय ठीक है, सॉरी आय, यदि आय, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, जल्दबाजी में टाइप करने से ही हो सकता है। यदि आय 100 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़ हो जाती है, आय यहाँ पर लिख देते हैं, आय कितनी थी पहले हमारी 100 से बढ़ के हो गई 120 करोड़, तो यहाँ पर डेल्टा वाई कितना हो गया, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे 20 करोड़, ठीक है। ये हो गया पहला परिवर्तन। अब इससे बचत जो है 20 करोड़ से बढ़ के कितनी हो रही है, 30 करोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बचत S। पहले थी हमारी 20 करोड़ और 20 से बढ़ के हो गए 30 करोड़, तो जब बचत की बात करते हैं डेल्टा S, तो ये कितना हो गया, दोनों का अंतर निकालो 10 करोड़। तो अब हमसे पूछा गया है भैया सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी होगी, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालो। MPS बराबर बचत में परिवर्तन बट्टे आय में परिवर्तन। बचत में परिवर्तन हुआ 10 करोड़ का और आय में परिवर्तन हुआ, सॉरी यहाँ पर वही होगा, और आय में परिवर्तन हुआ 20 करोड़ का, तो 20 से 10 को भाग कर देंगे तो ये कितना हो गया, दैट इज 50, 0.5 यानी कि 50%। 50% हम क्या करते हैं, आय में परिवर्तन होने पर बचत कर लेते हैं। तो ये तो था नॉर्मल चीज़। इसके बाद जो छोटे छोटे दो और पॉइंट समझना है वो ये है, क्योंकि हमें पता है आय का ही दो भाग होता है, बचत और उपभोग। तो जब हम औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति की बात करते हैं तो दोनों में संबंध तो आएगा ही। तो संबंध की बात करते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC
एंड औसत बचत प्रवृत्ति और एपीएस में क्या संबंध है। दोनों में अगर संबंधों की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि आय का ही दो भाग है, आय बराबर है आपका बचत प्लस उपभोग, शॉर्टकट में लिखिए y इक्वल टू होता है s प्लस सी। ठीक है, तो दोनों में संबंध, जब दोनों इसका भाग होता है तो हमें पता है संबंध की बात करते हैं तो कि हमेशा कि एपीसी और एपीएस यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति, इन दोनों का टोटल हमेशा एक ही होगा, क्योंकि इन दोनों का निर्माण किससे होता है, आय से होता है। अगर इसको हम प्रूव करने जाए तो समझिएगा, हमें पता है, वी नो डैट, हमें पता है कि y इक्वल टू होता है c प्लस एस। हम क्या करते हैं, दोनों ओर क्या करते हैं, दोनों ओर y से भाग करते हैं। मैथमेटिक्स तो पढ़ाई होगा अपने, तो y को y से भाग कर देंगे, y आ जाएगा, c को y भाग कर देंगे cy, और s को भाग कर देंगे sy। इससे क्या निकल के आया, y से y चला गया, तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया हमारा 1। c और y का मतलब होता है APC और s अपन y का मतलब होता है APS। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा सीमांत औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का टोटल 1 होगा। ये पता चल गया, तो यहाँ से दो फार्मूले और निकलते हैं। अगर हमारे पास औसत बचत प्रवृत्ति गिवन है और औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। उसी के उल्टा अगर होता है कि हमारे पास औसत उपभोग प्रवृत्ति दे रखा है तो एक में से हम उसको माइनस कर देंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति को, तो औसत बचत प्रवृत्ति कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है कि APC 0.75 है, तो बताओ भैया APS कितना होगा। एक नंबर में दे रखा है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है, तो औसत बचत प्रवृत्ति कितना होगा। सिंपल दिमाग नहीं लगाना है, आपको फार्मूला याद रखना है कि APS इक्वल टू होता है A1 माइनस APC, यानी कि 1 माइनस 0.75 इक्वल टू आंसर इज 0.25। ये आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ संबंध होता है तो दूसरा संबंध भी याद रखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC एंड सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, इन दोनों में भी संबंध होता है। और क्योंकि ये दोनों भी आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होता है, तो बचत में भी परिवर्तन होता है। अगर ये दोनों आय में होने वाले परिवर्तन का टोटल होता है तो ऐसे में MPC और MPS दोनों का टोटल 1 के बराबर होगा। आय में जो परिवर्तन होगा उससे उपभोग में परिवर्तन होगा और उसी से ही बचत में परिवर्तन होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का टोटल हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर भी दो फार्मूला और बनता है। अगर हमारे पास सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया हुआ है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो एक में से MPS को माइनस कर दो, इसी का टोटल उसको रिवर्स कर लो कि MPS कैलकुलेट करने 1 में से MPC को माइनस कर दो। जैसे गिवन है हमारे पास कि मान लेते हैं MPS इक्वल टू 0.19 है, तो बताओ MPC कितना होगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया हुआ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS, 1 माइनस 0.19, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, दैट इज़ 1, 9 में से बन गया 8, 0.81। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा पॉइंट। अगर कहीं पर भी कुछ रह जाता है कमी, आपको लगता है कि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया, मैंने कोशिश की एग्जांपल के साथ पॉइंट टू पॉइंट बताने का, जरूर पूछिएगा, जरूर बताइए। कोई भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।